हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल EGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी वसंत पाठ 5 मिठाई वाला। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर स्टोरी के अकॉर्डिंग एक वेंडर होता है। आप वेंडर जानते हो ना, जो गली मोहल्लों में घूम घूम करके अपना सामान सेल करते हैं। वह बहुत ही मीठे स्वर में गाते हुए घूमता था। बच्चों को पहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को पहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे चित्रित किंतु मादक ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर मीन्स एक्टिव। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इच का दाम क्या है? ऑल इच का, ऑल इच का। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदले। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैछा छुंदले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। इसका मीन्स ये है कि जब बच्चे खिलौने लेकर के अपने आंगन में उछल कूद मचा रहे थे, खुशी मना रहे थे, खिलौनों से खेल रहे थे, तो उनकी माँ रोहिणी ने इस बात पर ध्यान दिया कि अरे इतने सुंदर खिलौने और इतने सस्ते कैसे दे गया। वह इस बात पर आश्चर्य करने लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो दे तो गया ही है, सस्ते ही तो दे गया है। और यह बात सोच करके फिर वह अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। उसके बाद वो काम में लग गई और फिर बात भूल में पड़ गई। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मोली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मोली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मोली बजाकर, गाना सुनाकर वह मोली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मोली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया
उसी प्रकार का वह भी था। तो वही हुआ। और भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मौली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मौली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मौली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मौली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मौली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँपते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब लोग बोल उठे, अम्बी लेंदे तो मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। मुल्ली वाला हर्ष गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57, 57 में 57 होता है। पूरी 57, पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मौली वाला एकदम अप्रत्यय हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मौलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मौली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मौलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मौलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मौली वाला उसी रंग की मौली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मौली है, तुम यह ले लो। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की? अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से एक निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। ध्वनि है तो क्या हुआ? लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना सब? मिल गए पैसे? देखो,
मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब लोग ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मौली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मौली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेच रहा है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मूली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मूलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मौली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह शक्ति की बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मौली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलिम्बित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में ही थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी नीचे की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं भूलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, तो 4 की दे दे। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं लगते। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोले, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मूली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे?
वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। स्टूडेंट्स, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और दूसरी एक्सरसाइज आप हमारी वेबसाइट pgrmseducation.com पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।